आज हमें जानकारी हुई है कि 7 अप्रैल 2025 को शाम 3 बजे उर्दू विभाग में ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित है, जिसका हम विरोध करते हैं। और इस विरोध में हम ये कहते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है और इसमें इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होना चाहिए। मैंने अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा। मेरे को रिसीव हुई है ये नॉन वेज बिरयानी। दोस्तों, आज कई दिलचस्प खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। खबर यह है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर या कानून को लेकर जो समर्थन किया नीतीश कुमार ने वो भारी पड़ गया है। दरअसल पहले 1, 2, 3 इस्तीफे गिर रहे थे, अब दनादन 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने एक साथ जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया है, जिसने बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है जेडीयू में। अब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ आपको दिखा रहा हूं कि भावना आहत गैंग सक्रिय हो गई। जैसे ही खबर मिली कि एक यूनिवर्सिटी में ईद मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, वैसे ही तमाशा शुरू किया दिहाड़ी मजदूरों ने। और लेकिन वहीं पर जब होली मिलन समारोह हुआ तब याद नहीं आया कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो शिक्षा का मंदिर है। खैर, उनकी तो मजम्मत हुई। आज मैं आपको मजम्मत होते हुए दिखाऊंगा कि कैसे भावना आहत गैंग हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी खेल में कभी खाने के नाम पर, कभी वक्फ बिल के नाम पर माहौल क्रिएट कर रही थी कि मुसलमान देखो कितना कट्टर होता है, धर्म भ्रष्ट करता है, कैसे हमला करता है। लेकिन वो यहां फंस गए क्योंकि जो तस्वीरें और सबूत सामने आए उसके बाद ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन छिपाकर बैठ गए। और खबर निकल कर सामने आई है टैरिफ से जुड़ी हुई, जो मैं आपको खबर दिखाऊंगा कि टैरिफ को लेकर कैसे अब लगातार अमेरिका को आईना दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारा देश क्या कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर दिखाऊंगा, ये देखिए, ये फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। फर्स्ट बिहार झारखंड की इस खबर में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये कौन लोग हैं, क्या है, मैं बता देता हूं। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है कि बिहार की मोतिहारी में जेडीयू से मुसलमानों का मुंह भंग। वक्फ बिल के समर्थन के विरोध में 15 मुसलमान नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बोले नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। ये कोई और नहीं कह रहे, जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है बिहार में, और उन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड की हालत क्या है। अब ढूंढे से उनको नेता मिल जाए, बड़ी बात है। नेता, कार्यकर्ता और सपोर्टर और वोटर तो बात अलग है। ये हालात पैदा हो गए, दनादन पार्टी टूट रही है। और खबर ये निकल कर आई है कि पिछले 3 से 4 दिन के भीतर जनता दल यूनाइटेड 30 से 35% तक टूट चुकी है। यानी अब उसके पास सिर्फ 65% नेताओं का जमावड़ा है, और वो भी कितने दिन रहने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग छोड़ रहे हैं पार्टी। अब जो भारी पड़ गया बीजेपी का साथ देना, अब देखिए क्या हो रहा है। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर पर। ये पहले सुनिएगा ये आदमी क्या कह रहा है, उसके बाद बताता हूं। सुनिए। आज हमें जानकारी हुई है कि 7 अप्रैल 2025 को शाम 3 बजे उर्दू विभाग में ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित है, जिसका हम विरोध करते हैं। और इस विरोध में हम ये कहते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है और इसमें इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय में ईद समारोह मिलन कार्यक्रम होगा तो विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सैकड़ों छात्र हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद। अब इस आदमी के पास क्या रोजगार था? नहीं है वो, तभी तो नरेंद्र प्रताप में पत्रकार हैं, वो लिखते हैं NAAC++ वाली यूनिवर्सिटी का कलेजा देखिए। 7 अप्रैल की शाम को ईद मिलन समारोह था, 22 सालों से लगातार चल रहा था। प्रोफेसर संगीता शुक्ला हैं, कुलपति प्रोफेसर जो हैं, रजिस्ट्रार हैं, सब ने कहा आइए, निमंत्रण भेजा गया। 3 दिन पहले ये विनीत चपराना नाम का आता है व्यक्ति, वो कहता है नहीं, ये होने नहीं दिया जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जैसा कि आपने सुना। फिर उर्दू विभाग ने भी कहा कि हमारी हिम्मत नहीं है, और आखिरकार पैर पीछे रखने पड़े क्योंकि वो तमाशा नहीं चाहते थे। वो बात अलग है कि यहीं पर होली मिलन समारोह के दौरान इस व्यक्ति को या फिर इसकी संगठन से जुड़े, संगठन है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उनको याद नहीं आया कि होली मिलन समारोह के दौरान कि मंदिर शिक्षा का मंदिर ही है। तो इस पर भी लोग सवाल पूछने लगे, शिक्षा का मंदिर तब नहीं था क्या? अब इन मैडम जी को तो आपने सुना ही होगा, जरा सुन लीजिए फिर से। हेलो एवरीवन, मैंने अभी स्विगी से अपने बहुत ऊपरी कहानी बिरयानी ऑर्डर करी थी। बहुत ऊपर ही है भाई। नाम है लखनवी कबाब पराठा, आम्रपाली लेजर वैली, सेक्टर दीदी को देखिए 2 बिसरक। और मेरे को देखते चलिए हुई है क्या क्या दिखा रही है। नॉन वेज अब देखिए, ये देखिए, सी, और मैंने इसमें से 1-2 बाइट खा भी लिया।
ये जानबूझकर किया है। अब आप जानते हैं इनकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या थी। स्ट्रेटेजी पहले नाम पढ़िए कि दीदी ने हमारी बताया, जिनका नाम छाया शर्मा है। वो कहती हैं कि ये लखनवी कबाब नाम का एक रेस्टोरेंट है, लखनवी कबाब, जिससे साफ पता लगता है ये किसी न किसी अनवर का होगा, खालिद का होगा, कुरैशी या खान का होगा। बड़ा आसान है लखनवी कबाब के नाम से मुसलमानों को टारगेट करना, तो कुछ नहीं करना, आपको इसी तरह का एक वीडियो बनाना है और आपने कर देना है। जबकि आप समझ सकते हैं कि ये गलतियां पहले भी कई दफा हो चुकी हैं और मैं फिर कहता हूं कि अगर ऐसी गलतियां होती हैं तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझकर किया गया, जानबूझकर हुआ। जैसे कि छाया शर्मा को जो कट्टर वेजिटेरियन और नॉनवेज खिला दिया जाएगा, उसके बाद मतलब मानकर चलिए बहुत कुछ बदल जाएगा। मार्च के महीने में बारिश होने लग जाएगी या बर्फ पड़ने लग जाएगी, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। दरअसल इनके साथ एक दिक्कत थी, लेकिन इनकी पोल कब खुल गई? पोल ये खुली कि जैसे ही गिरफ्तार हुई तो उसके बाद कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि लखनवी कबाब नाम का जो रेस्टोरेंट है उसका मालिक का नाम आप पढ़ेंगे तो हंस देंगे। देखिए ये है राहुल राजवंशी, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। अब जो पूरा का पूरा प्रोग्राम तो अच्छा था कि लखनवी कबाब मुसलमान होगा, फिर ये पूरा माहौल क्रिएट होगा, फिर इनके पास मीडिया वाले आएंगे, फिर ये हिंदू शेरनी और वो तमाम चीजें चलती हैं, शायद ये रहा हो। लेकिन जैसे ही राहुल राजवंशी नाम निकल कर आ रही, ये तो यार हिंदू निकला। अब ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो कहते थे कि ये उत्तराखंड पनीर स्टोर था ना, वो रविंद्र नेगी दिल्ली के पार्षद जो आजकल विधायक बने हुए, आज भी वही काम चल रहा है। उत्तराखंडी पनीर या कुछ भी ऐसे नाम लिख देते, उत्तराखंड पनीर क्यों लिखा, अपना नाम लिखो, मुसलमान हो मुसलमान लिखो, इससे उन्हें दिक्कत थी। अब लखनवी कबाब के नाम से क्या उन्होंने हिंदुओं से जाकर कहा कि ऐसा नाम क्यों? लखनऊ कबाब, ये दोनों शब्द ही हिंदुओं के तो नहीं है, हिंदी के तो नहीं है, तो फिर क्यों लिखे? क्या ये है? कितना भ्रमित हो गई दीदी का धर्म भ्रष्ट हो गया, इस पर भी सोचना चाहिए। खैर जो प्लानिंग एक सिर्फ यही नहीं थी। अब आगे जरा एक और दिखाने जा रहा हूं, जरा ये भी देखिए, पहले तमाशा देखते चलिए। देखिए किस तरह के हालात हैं, समझ ही रहे होंगे। 112 पे कॉल कर दो। ये देखिए, ये देखिए। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो। देखते जाइए, आप गलत। अब ये किस अमृत का हो सकता है कि भैया इन्होंने क्या पी रखा है, ये आप समझ ही गए होंगे। अब इस खबर को कैसे चलाया गया है, देखिए बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों ने, न्यूज 18 की खबर है। कैब में वक्फ पर ज्ञान दे रहे थे रिटायर्ड कर्नल, सुनिएगा। चुपचाप सुन रहा था मुस्लिम ड्राइवर, अचानक गाड़ी में मच गया हंगामा। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को लेकर रिटायर्ड जनरल जो कर्नल है ये किसी से बात कर रहे थे। उसी कैब का ड्राइवर मुसलमान था, उसने सुन लिया और उसके बाद अचानक से हंगामा मच गया। इनके मुताबिक कर्नल साहब तो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मुसलमान इतने कट्टर होते हैं ना कि टूट पड़े। जिस लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची उन लोगों ने मुसलमानों के बारे में क्या क्या अंटशंट बोल दिया नहीं, लेकिन अब वीडियो जब से आई है, मैं बता रहा हूं ना, शुतुरमुर्ग होता ना रेत में गर्दन छिपा लेता है, वैसे बैठे हुए। अब ये जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि जिस पेय के दम पर, जिसको पीने के बाद ये अपनी अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन बीच सड़क पर कर रहे थे, वो खुल गया है। कि अब ये बता रहा है कि ये चीजें, ये वीडियो बता रहा है कि सच कौन है झूठ कौन है, कौन हिंदू मुस्लिम करने पर टूटा रहता है। शर्म की बात है, हमारे देश की सेना ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर ये सेना से जुड़े तो शर्म वाली बात, कितनी शर्म वाली बात है। ये आदमी गंदगी उगलने पर बैठा हुआ है अपनी दुकान चलाने के लिए, शराब पीकर नशे में एक मुस्लिम ड्राइवर से बदतमीजी कर रहा। और खबरें कैसी चलाई जा रही थी पहले कि ऐसा था कि मुस्लिम ने एक रिटायर्ड कर्नल पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वक्फ बिल की बात उसे पसंद नहीं आई। सोचिए, पहले इन पत्रकारों को, इन चैनल पर भी केस होना चाहिए कि आप बिना सच्चाई जाने कैसे ये तमाम चीजें कर सकते हैं। तो यहां पर भी हिंदू मुस्लिम वाला खेल किया जा रहा था, बाद में खुल गई पुल तो अब सब शांत बैठे हैं। अब आइए खबर आई है फर्स्ट बिहार झारखंड से। खबर क्या है, बिहार में मठ मंदिरों की जमीनों की अवैध बिक्री चल रही है। 18 जिलों ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया। मत दें रिकॉर्ड, हमें तो वक्फ संशोधन बिल के बाद वक्फ संपत्तियों के बारे में जांच करनी है। मठ मंदिरों से हमारा मतलब ही नहीं है। पहले इसके बाद ईसाइयों को देखेंगे, फिर हो सकता है सिखों के लिए भी आए, फिर देखा जाएगा हिंदुओं में भी देखा जाएगा कौन कौन, उनकी जमीनों के बारे में हिसाब बाद में हिसाब लगाएंगे। पहले मुसलमानों को पूरी तरह से झुकाना है, घुटने के बल लाना है, इसी के तहत तो सरकार है भैया। इसीलिए इन सब पे कोई चिंता वाली बात नहीं है कि ये क्या देते हैं क्या नहीं। अब आइए जरा, अब आपको दिखाने जा रहा हूं संगीत सोम है। वैसे तो बेचारे पूर्व विधायक है अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान आया है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा मैं सुनवाता हूं, क्या कहते हैं।
किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे अब देखिए। रामगोपाल यादव? वो करके देखे, सुनिए क्या कह रहे हैं। सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा अच्छा। के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। लगातार विपक्ष जो है सपा पार्टी के अधिकारी है या सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनके। अब ये पीटने की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति वाले व्यक्ति हैं। अब देखिए, एक क्या था, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, करनी सेना का हमला, उसके बावजूद उस हमले में एक भी न्यूज चैनल की हिम्मत नहीं कि उन्होंने उत्पाती, उपद्रवी, ये देश तोड़ने वाला, माहौल खराब करने वाला, ये तमाम स्लोगन दे सके। ज्ञान की पाठशाला से लेकर सारी पाठशालाएं शून्य हो गई। अब यह व्यक्ति एक राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव को पीटने की बात कर रहे हैं कि आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव, आंदोलनकारियों को पीटा जाएगा। एक राज्यसभा, एक है भी नहीं है कुछ इस समय, ना विधायक है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, शून्य है। ये अपनी हरकतों की वजह से ही इन्हें समझना चाहिए। लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नो, क्योंकि ये जिनकी मंशा पूरी कर रहे हैं ना, जिन्हें खुश करने के लिए कर रहे हैं, वो खुश है इस बात पर कि ऐसे ही भाषा चली बोली है। अब एक खबर आई हरदोई से। हरदोई में ये व्यक्ति जो पुलिस की गिरफ्त में है, इसने एक ऐसा कारनामा किया जिससे माहौल खराब हो सकता था, हिंदू मुसलमान हो सकता था। दरअसल इसने क्या किया कि पहले चोरी की और उसके बाद जो हिंदुओं के आइडल होते हैं यानी देवी देवता होता है उन्हें तोड़फोड़ की, हिंदू देव मूर्तियां तोड़ी थी शराब के नशे में। लगने लगा था कि किसी मुसलमान की चाल हो, क्योंकि मुसलमान ही तोड़ते हैं ना, हिंदू सारे ये जो इस तरह के, मैं सारे हिंदुओं की नहीं कहता, मैं खुद हिंदू, और बाकी जितने कट्टरपंथी हैं शांति दूत हैं। बाद में ये पकड़ में आया तो सबने मुंह में दही जमा ली कि अब करा क्या जाए, हम तो हर जगह से फंस रहे हैं, करें क्या, कुछ भी करने जाते हैं, बाद में पता लगता है कि हिंदुओं ने ही कर दिया। तो इनके सारे कर्मकांड खुलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब देखिए एक और खबर है, ये चार चेहरे जरा गौर से देखिएगा। सवाल बस इतना होगा कि अगर इन सब के साथ है तो क्या है। देखिए, इसमें राजस्थान जयपुर में 2008 के सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 मुस्लिम आरोपी शहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफ उर रहमान दोषी करार दिए गए। कोर्ट 8 अप्रैल को सजा सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को सबूत के अभाव में इन सभी को बरी कर दिया था, जिसके बाद एटीएस ने नए गवाह पेश किए। एटीएस के गवाह, कोर्ट का फैसला, अब आप समझ लीजिए, पहले इनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है, फिर नया। मिल्लत टाइम्स की भी खबर देखिए, दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय ने फेसबुक की इजराइल समर्थक नीति के खिलाफ प्ले स्टोर पर फेसबुक ऐप की रेटिंग घटानी शुरू कर दी है। और हमारे देश में क्या हो रहा है, आप इजराइल का झंडा तो लहरा सकते हैं रामनवमी पर, जिसका हमारे देवी देवताओं का इजराइल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर गलती से किसी ने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया तो उसकी नौकरी भी जाएगी, जेल की सलाखों के पीछे भी जाएगा, केस भी हो जाएगा, तमाम चीजें। जबकि हमारे देश की सरकार कहती है हम तटस्थता की नीति अपनाते हैं, हम जितना इजराइल के साथ हैं उतना ही फिलिस्तीन के साथ भी है। लेकिन हमारे देश के अंदर जब कुछ होता है सिर्फ झंडा लहराने पर, उसे अपराध करार दे दिया जाता है और पुलिस कार्रवाई करती है बकायदा। ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, लेकिन उसके बाद तब भी हम तटस्थ हैं। अब चलिए अगली खबर देखिए, TV9 भारतवर्ष की खबर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने पर नाराजगी जाहिर की है। जो सिविल विवाद हैं, सीजीआई ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है वह गलत सरासर है। रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। सिस्टम के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी उन्होंने की। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे से जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा बेतुका है, सिर्फ पैसे न देने के अपराध नहीं मनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में आने को कहूंगा, जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में खड़े होकर अपराध का मामला बनाने दें, यह सही रहेगा। आगे इस तरह से किसी भी मामले में आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी पोल खोल कर रखती है कि कैसे जो आलोचना कर रहता है क्या करता है, तो उत्तर प्रदेश में उसके साथ क्या किया जाता है। अब आ जाते हैं जरा मोदी जी के खासम खास दोस्त पर। तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, चाइना ने पलटवार करते हुए टैरिफ लगाए 34% ऑन द टॉप ऑफ देयर ऑलरेडी रिकॉर्ड सेटिंग टैरिफ, नॉन मॉनेटरी टैरिफ, इलीगल सब्सिडाइजेशन ऑफ कंपनी, तमाम बातें इन्होंने लिखी कि उसने ये किया उसने वो किया। तो डोनाल्ड ट्रंप इस पर जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ उन्होंने ये सब किया है। अब आइए, डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं ट्रंप चीन पर 50% टैरिफ और लगाने की धमकी दे रहा है, क्योंकि चीन ने उस पर 34% जवाबी टैरिफ लगा दिया। ट्रेड वॉर बढ़ती जा रही है। ट्रंप के रवैये से नहीं लगता कि जल्दी ही रुकेगी। नहीं रुकेगी तो इसके नतीजे पूरी दुनिया भुगतेगी, खुद अमेरिका भी भुगतेगा। सही बात कही कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया, वह दूसरों की गर्दन भी काटेगा और अपनी भी। ये हालात तो है ही हैं, जिनको पता ही नहीं है, प्याज नहीं खाते, डॉलर नहीं, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर बढ़ रहा है, इस तरह के बयान देने वाले भी इसी श्रेणी में आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का देखिए, अगर बीजिंग अपनी हालिया 34% टैरिफ बढ़ोतरी को 8 अप्रैल 2025 तक वापस नहीं लेता, यानी आज की तारीख तक, तो अमेरिका 50% अतिरिक्त शुल्क लगा देगा। अगर चीन ने सहयोग नहीं किया तो ये नए टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे, यानी कल ये लागू हो जाएंगे।
यह दावा किया जा रहा है, यानी डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है लगातार ये काम की। लेकिन आप सोचिए, अमेरिका अपनी मनमर्जी करता है कई देशों पर, उन देशों में से ज्यादातर देशों ने पलटवार किया, लेकिन क्या भारत कर पाया? हमने तो पहले से ही टैरिफ ऐलान होने से पहले ही 2 अप्रैल से पहले ही कई उत्पादों पर अपने टैरिफ को बहुत कम कर लिया। हमने क्यों किया? जबकि चीन से हम टक्कर मानते हैं, चीन को हम चुनौती देना चाहते हैं, वो देश खुलकर कह रहा है कि आइए अमेरिका लगाए, हम उस पर लगाएंगे, क्योंकि उसने अपने आप को बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। जुमले नहीं दिए कि आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, हम ये कर देंगे, करा उसने। बस कहिए मत, फिर आप गद्दार हैं, आप अपने देश को कमाते हैं, आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं। अरे करके दो ना, तुमने क्या किया? हाथ में पकड़ा दिया इस देश के युवाओं के हाथ में झंडा, और मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज वाले गाने सुनने पर आप खुश होते हो, क्योंकि आपकी सत्ता चली रहती है। चीन जैसे देखिए, वहां उसने जो कहा वो करके दिखाया, फिर कहते हैं हमें मानो 56 इंची, हमें मानो भैया विश्वगुरु। ऐसे माना जाएगा विश्वगुरु? खैर, अगली खबर और देखिए, इस बयान को सुनिएगा, इसके बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि अकेले चीन ने नहीं। My fellow Singaporeans, I've said before that the world is changing in ways that will disadvantage small open economies like Singapore. Some had previously questioned. इनका मतलब है, समझा देता हूं। इन्हें बताइए, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ वैश्विक अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के, दुनिया में उथल पुथल मचा देंगे। सिंगापुर पर सबसे कम टैरिफ 10% लगाया गया और भारत में 26% टैरिफ को गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। सोचिए, वहां पर 10% लगाया तो वहां के प्रधानमंत्री ने न केवल मुंह खोला बल्कि लताड़ लगाई। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, इस देश की मीडिया जो अपने आप को कहती है कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वो 26% टैरिफ के मामले पर चुप्पी साध कर बैठी और कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। होगा ही होगा, होगा ही होगा। दिन रात सरकार के गुणगान करने वाले जब सरकारी खजाने पर बोझ बनकर 15 करोड़ सालाना कमाएंगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।